आज मैं लेकर आया हूं कुछ मैग्नेट्स और इन मैग्नेट्स के साथ एक कंपास नीडल। इनके जरिए हम समझने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 10.2 मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 10.1 फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में डिस्कस किया था। उस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये देखा था कि एक्चुअली मैग्नेट होता क्या है, फिर मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। लेकिन बच्चों, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए प्रैक्टिकली मैग्नेट और कंपास से ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर देखिए, आपको एक बार मैग्नेट दिखाई दे रहा है जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जब मैं इस बार मैग्नेट के करीब एक कंपास नीडल लेकर आता हूं तो आप कंपास नीडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। अभी ये कंपास नीडल नॉर्थ पोल के करीब है। इसमें जो रेड वाला एरो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है, यानी नॉर्थ पोल से आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस कंपास नीडल को साउथ पोल के करीब लेकर आता हूं तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये रेड वाला एरो साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। नॉर्थ पोल के केस में क्या था, ये रेड वाला एरो नॉर्थ पोल से अवे पॉइंट कर रहा था, लेकिन साउथ पोल के केस में ये रेड वाला एरो साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। तो चलिए इसी को जरा बोर्ड पर ड्रा करते हैं। यहां पर आपने अभी एक मैग्नेट को ऑब्जर्व किया था जिसका ये वाला पोल नॉर्थ पोल था और ये वाला पोल साउथ पोल था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से महसूस हो रही थी। देखो, ये लाइंस कोई रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने यहां पर ड्रा किया है टू शो द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहां पर इस तरीके से ये लाइन डायरेक्टेड थी और भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जिनकी डायरेक्शन यही होगी, यानी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। कुछ इस तरीके से साउथ की तरफ डायरेक्टेड थी, यानी कि इस तरीके से साउथ की तरफ डायरेक्टेड थी। अगर इस साइड से देखेंगे तब भी नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, कुछ इस तरीके से यहां पर, यानी कि नॉर्थ से ये ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल पे आकर एंड हो रही हैं। तो ये जो लाइंस है ना, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो, जैसे यहां पर ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल अगर करीब लेकर आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यानी कि यहां पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान इंटरेक्शन हुई है, जिसकी वजह से यहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिली है मैग्नेट्स के दरमियान। तो यहां पर बेसिकली इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये तो उस केस में था जब हम एक ही बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट करें। लेकिन बच्चों, अगर दो मैग्नेट्स हो, जैसे कि एक मैग्नेट यहां पर है और एक मैग्नेट यहां पर है, यहां पर मान लो इसका साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है। सिमिलरली इसके केस में यहां पर इसका साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर डायरेक्टेड होंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से कितनी पास कर रही हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक परपेंडिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में बात करते थे ना कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी परपेंडिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट जो कि इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, तो उस केस में से हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट दैट इज परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लाइंस ऑफ फोर्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। The strength of magnetic field B can be represented by magnetic lines of force. यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज सिमिलर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम कहते थे ना कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इस तरीके से डायरेक्टेड होंगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होंगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती थी, एंड होती थी। पॉजिटिव चार्ज से निकलती और नेगेटिव चार्ज तक पहुंचती थी इस तरीके से। यानी नेगेटिव चार्ज के केस में वो इनवर्ड होती थी और पॉजिटिव चार्ज के केस में वो रेडियली आउटवर्ड होती थी। इसी तरीके से यहां पर नॉर्थ पोल से ये आउटवर्ड होती है और साउथ पोल की तरफ इनवर्ड होती है। तो यहां पर भी हमने यही बात लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द नंबर ऑफ दीज लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया में से, जितने एरिया में से ये पास कर रही है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। देखो जैसे ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास कर रही है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, एरिया इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर। यानी एरिया को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसमें से पास कर रही हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्पेसिफिक एरिया में से पास कर रही हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। तो यहां तक आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझ आ चुकी है, जो कि बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन बच्चों अब हमने इसकी एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़नी है, इसका रिलेशन पढ़ना है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहां पर अभी हमने क्या कहा है कि ये एक एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं इस तरीके से, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से पास कर रही है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली किसकी रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी पर डिपेंड कर रहा है। इसके साथ साथ अगर इस एरिया को चेंज किया जाए तो तब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। देखो अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर सकेंगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर भी डिपेंड करता है कि एरिया की ओरिएंटेशन क्या है। देखो अगर एरिया ऐसे ओरिएंटेड है तब तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही होंगी, लेकिन अगर एरिया ऐसे ओरिएंटेड है उस केस में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही होगी। यानी कि उस केस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही होंगी। तो यहां पर फिर इससे मालूम ये होता है कि ये ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि एंगल कितना है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया में, इट्स मीन कि ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। देखो यहां से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर एक फीलिंग आए कि मैथमेटिकल रिलेशन निकलता कैसे है, क्योंकि बच्चे ऐसे रट्टा लगा लेते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन फिर पेपर्स में जाकर उनको भूल जाता है। तो मैं स्टार्ट से स्टूडेंट्स को इस तरीके से लेकर चलता हूं कि वो कोई भी फार्मूला रट्टा न लगाए, क्योंकि अगर आप किसी भी फार्मूला का रट्टा लगा लेंगे तो इसका पहला और मेन डिसएडवांटेज ये होगा कि आप न्यूमेरिकल्स में फार्मूला को फिर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की फार्मूला को याद करेंगे, लेकिन जब आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ आया हुआ होगा, जब आपको इस फार्मूला की प्रॉपर बेसिस मालूम होगी, तो आप इजीली इस फार्मूला को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जगह पर किसी कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। इसका मतलब है कि बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम बी वेक्टर लिख सकते हैं। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि कभी कभी हम एरिया को भी वेक्टर लिया करते हैं। हम क्या लिया करते हैं, एरिया को भी वेक्टर लिया करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ द सरफेस, और इसके साथ साथ डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ द सरफेस। देखो ये सरफेस है जिसका एरिया हमने कंसीडर किया है, इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से होगा, यानी कि यहां पर ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यहां पर इस बी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसको हमने लिखा है थीटा। तो यहां से कुछ तो मालूम हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन निकालने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स तो सिंपली मल्टीप्लाई नहीं होते, वहां पर या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो बी और ए के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, अभी एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, यानी इस केस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। और यहां पर अगर ए वेक्टर को देखें तो उसकी डायरेक्शन भी ये है, यानी ए वेक्टर भी इधर ही है, बी वेक्टर भी इधर ही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, यानी थीटा जब 0 डिग्री बनेगा तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से डिनोट करते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते थे, इसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। जब थीटा 0 होगा तो इसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर हम एरिया को ऐसे रखें और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हो तो बताइए क्या एरिया में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। इस केस में एंगल क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, यानी थीटा 90 बन रहा है। तो जब थीटा 90 होगा तो उस केस में मिनिमम होना चाहिए। अब यहां पर आपने फंक्शन ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन 0 डिग्री पे मैक्सिमम देता है और 90 डिग्री पर मिनिमम देता है। देखो अगर हम cos 0 फाइंड करें तो वो क्या होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। अगर साइन फाइंड करें तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाता है, 0, और साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन हमें 0 पे मैक्सिमम चाहिए, हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि 0 पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये केस तो कभी आ ही नहीं सकता। साथ में cos थीटा आएगा, तो cos थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, स्केलर में आता है, वेक्टर में आता है, स्केलर में आता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर b वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। क्या होगा बच्चों, b वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहां से मैं क्या लिखूंगा, फाई b इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसका एक और भी लॉजिकल रीजन है कि यहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया। एक तो ये वाला रीजन है ना कि 0 पे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। इसका दूसरा रीजन ये है कि यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां से भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। और जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करे तो उस केस में हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में आकर मल्टीप्लाई हो तो उस केस में भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिया है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहां पर हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही बात रहेगी, लेकिन जनरली हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं। अब अगर आप इस वाले रिलेशन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये वाला रिलेशन भी उसके साथ सेम लग रहा है जो कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़ा था। देखो वहां पर क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उस केस में हमने क्या किया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी थी। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या है बच्चों, फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से अगर मैं इसको खोलकर लिखूं तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, इस सारी स्टोरी को उठाकर नोट्स में भी लिख देना है और बिल्कुल अपनी वर्डिंग में लिख देंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब ये वाले जो थे ये आपके प्रॉपर नोट्स थे, इनको अपने नोट्स में इसी तरीके से नोट करना है। दिस वॉज जस्ट रफ वर्क, इसमें से कुछ भी आपने नोट्स में नोट नहीं करना। अब यहां पर
दीज आर प्रॉपर नोट्स, इनको आपने इसी तरीके से नोट्स में नोट करना है। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख दी है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए पैच ऑफ एरिया ए, मान लो इस पैच का एरिया है ए, is defined as the total number of magnetic field lines passing through that area, यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास करेंगी इतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi b, यानी हम इसको phi b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स phi b थ्रू ए प्लेन एलिमेंट ऑफ एरिया ए, यानी इसका एरिया कितना है? a है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर रखा है। मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हमने एरिया को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर लिया है। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी कि phi b इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इसका मैं आपको प्रॉपर लॉजिकल रीजन दे चुका हूं कि ये रिलेशन हमने क्यों लिखा है। देन दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या होगा? phi b इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो cos थीटा आता है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। और ये ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। आगे चलकर हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। बट यहां पर आपने याद रखना है कि ये वाला जो रिलेशन है phi b इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, इसकी एक लिमिटेशन है कि ये फार्मूला जस्ट फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, इसको आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। देखो, अगर इस तरीके की फ्लैट सरफेस होगी ना, उसमें से कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उस केस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेस के लिए वाला रिलेशन नहीं है। कर्व्ड सरफेस का एक सेपरेट मेथड होता है जिसको इसी लेक्चर में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बट यहां पर आपने ये वाली लिमिटेशन याद रखनी है कि जस्ट फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट इस ए वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया की हेडिंग लगाइए, द एरिया वेक्टर ए वेक्टर, यहां पर आपने एरो भी डालना है, हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट। मान लो ये एक सरफेस एलिमेंट है, इसका न्यूमेरिकली अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो जितना बनता है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और इस ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। देखो ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यानी इस तरीके से नॉर्मल बनेगा। अब ये नॉर्मल जिधर पॉइंट कर रहा है उधर ही ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स। यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें, फिजिक्स में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वांटिटी उठाकर पेपर में दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि बताइए ये क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पेपर में क्वेश्चन दे सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो वहां से आपने वो फोर्स का रिलेशन देखना है कि वहां पर F इज इक्वल टू बी आई एल था, तो इसका मतलब कि F B पर भी डिपेंड करता है, L पर भी डिपेंड करता है, I पर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली यहां पर जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूला को देखेंगे। इसका फार्मूला क्या है? बी ए cos थीटा। इसका मतलब ये B पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। तो यही बात लिख देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, सरफेस एरिया A और इसके साथ साथ ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस थीटा, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर के दरमियान कितना एंगल बन रहा है इस पर भी ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो आपने पढ़ रखा है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि phi b एक स्केलर क्वांटिटी होगा। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड A वेक्टर। अब यहां पर आपने वेक्टर्स के एरोज डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जब मैं पेपर्स चेक करता हूं ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स ने ये एरोज नहीं डाले हुए होते। कभी कभी इन एरोज का एक पूरा नंबर कट हो जाता है और कभी कभी हाफ नंबर कट होता है, लेकिन ये एरोज कंपलसरी है। वेक्टर्स के ऊपर आपने लाजमी तौर पर एरोज डालने हैं। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब बच्चों हमने ये जो रिलेशन पढ़ा है phi b इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, इससे पहले भी हमने जो ऐसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाले रिलेशन पढ़े थे, उनमें हम सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते थे
कि रिलेशन को डिस्कस करने के बाद केसेस डिस्कस करते थे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में F = I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स के केसेस डिस्कस किए थे। सिमिलरली यहां पर भी जब हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की है phi B = B वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो इस केस में भी हमने मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स की बात करनी है। यानी कि जब B वेक्टर और A वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जब ये पैरेलल होंगे, तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए यहां पर फिर स्पेशल केसेस की हेडिंग लगाते हैं। केस 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए सरफेस अगर इस तरीके से हो और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हो, तो उस केस में ये सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने यही हेडिंग लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन फिर ये वाली होगी। ये वाली जो लाइंस है ना, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। तो इस वजह से यहां पर हमने बी वेक्टर लिखा है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, देखो एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी, उसको हमने यहां पर मार्क कर दिया है। इसके बाद ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हमने पढ़ा था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस होगी। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या बन रहा है, देखो इस तरीके से नॉर्मल बनेगा, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी जब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो उस केस में बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री का। व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, यानी सरफेस परपेंडिकुलर है, ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रही है, then the magnetic field is directed along the normal to the surface। देखो normal to the surface का क्या मतलब है, ऐसे, तो normal to the surface इधर है, magnetic field lines भी इधर है, तो इसका मतलब है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में B वेक्टर और A वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पर लिख देते हैं as phi B is equal to B vector dot A vector। this implies that phi B is equal to BA cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कमा phi b इज इक्वल टू BA cos 0 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट phi b इज इक्वल टू BA इंटू 1 हो जाएगा, और यहां पर सिंस करके क्या लिख देंगे, 2 डॉट्स ऊपर 1 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट phi b इज इक्वल टू BA, यानी कि इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैक्सिमम होगा। तो हमने यही कहा था कि जब एरिया परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से ज्यादा पास कर सकती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हमने ये लिखा है व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, सरफेस को हमने परपेंडिकुलर रखा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। अब बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, यानी सरफेस ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सरफेस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस। When the surface is held parallel to the field lines, then the angle between magnetic field and the normal to the surface is 90 डिग्री। देखो जब हम सरफेस को ऐसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ऐसे पास कर रही हैं, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। और इस केस में ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, प्लेन सरफेस इस तरीके से है, तो एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होगी इस तरीके से, यानी कि ये जो एरो है ये ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, ए वेक्टर। तो यहां से मालूम ये हो रहा है कि जब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ए वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखो बच्चों यहां पर फिर हम लिख देंगे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है। दिस इज नीट वर्क, इसको आपने नोट करना है, इस डायग्राम को भी और इसको भी इसी तरीके से प्रॉपर्ली नोट करना है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, एज phi b इज इक्वल टू
B vector dot A vector. This implies that phi B is equal to BA cos theta हो जाएगा when theta is equal to 90 डिग्री, when theta is equal to 90 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, phi B is equal to BA cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट phi B is equal to BA into 0 हो जाएगा। यहां पर सिंस करके लिख देंगे cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट phi B इज इक्वल टू BA into 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी कि जब हम एरिया को इस तरीके से रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में पैरेलल होंगे, तो उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्योंकि 0 होता है तो इस केस में phi B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास ही नहीं कर रही, ये ऐसे ही यहां से पास हो रही हैं। तो हमने यही बात लिखी है, व्हेन दी सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मिनिमम, यानी जब हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में रखेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। यहां तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम और मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि जब हम एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंक्लाइन करके रखेंगे, देखो पहले हमने एरिया को ऐसे रखा, फिर हमने एरिया को ऐसे रखा, अब हम एरिया को ऐसे रखते हैं। देखो लाजमी तो नहीं है ना कि एरिया हर बार पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, बल्कि इस तरीके से सरफेस इंक्लाइन भी हो सकती है। अगर सरफेस इस तरीके से इंक्लाइंड होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान कोई एंगल बन रहा होगा थीटा, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन क्या होगा। तो यहां पर फिर केस 3 की हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि इंक्लाइंड सरफेस होगी उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। दिस सरफेस ए में नॉट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर और पैरेलल, यानी सरफेस लाजमी नहीं है कि परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, बल्कि ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि यहां पर सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल थीटा बने। तो इस केस में यहां पर दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, क्योंकि देखो इस केस में सरफेस इस तरीके से है तो प्लेन सरफेस का नॉर्मल कैसे बनेगा, इधर बनेगा, इसका मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ग्रीन वाला एरो ये है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, यानी इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। इन सच अ केस द नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा, ये था नॉर्मल टू द सरफेस, और ये क्या एंगल बना रहा है, थीटा विद बी वेक्टर। तो यहां पर आप बी के ऊपर एरो भी डालेंगे, इस एरो को डालना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी वजह से मैं साथ के साथ एरोस डाल रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि यहां पर हमने एरो लगाना है। अब इस केस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमें बेसिकली बी वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को कंसीडर कीजिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया हुआ है कि अगर आपने किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हो तो उससे आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो यहां पे हमने बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग ए वेक्टर, तो इस केस में क्या करेंगे, बी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए वेक्टर पे। देखो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर हम एक वेक्टर लेते हैं, मान लो दिस इज ए वेक्टर। अगर हमने x के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां पर a वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है x के साथ, तो दिस इज a cos थीटा, और यहां पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता था, a sin थीटा। हमने प्रॉपर्ली डिटरमिन किया था इसको चैप्टर नंबर 2 में। तो यहां पर बच्चों थीटा के साथ वाली जो लाइन है उसके साथ जो वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा वाला होगा, cos वाला कंपोनेंट। इसका मतलब कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा होगा, b cos थीटा। क्योंकि हम b को रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर जो कंपोनेंट b का होगा उसको हमने देखना है। b का इस लाइन के अलांग, यानी a वेक्टर वाली लाइन के अलांग b का कौन सा कंपोनेंट होगा, b cos थीटा। देखो b वेक्टर और a वेक्टर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब कि हम b वेक्टर का जस्ट वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो a वेक्टर के साथ पैरेलल में आएगा। तो a वेक्टर इधर है, b का वो कंपोनेंट जो a के साथ आ रहा है दैट इज b cos थीटा। तो यहां पर भी ये बात लिखी है, टू कैलकुलेट द फ्लक्स इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर ओनली द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेक्टर एरिया a वेक्टर
विच इज बी cos थीटा, यानी बी का जस्ट हम वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो ए के अलांग आएगा। तो बी का कंपोनेंट जो ए के अलांग है वो कौन सा है, बी cos थीटा। तो इसका मतलब हम जस्ट बी cos थीटा को ही लेंगे। देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज phi b इज इक्वल टू बी cos थीटा इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी cos थीटा इंटू ए, क्योंकि देखो B का जस्ट वो वाला कंपोनेंट जो A के अलांग आएगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पर फिर B cos थीटा और A आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट phi B इज इक्वल टू BA cos थीटा, BA cos थीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट phi B इज इक्वल टू, इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि BA cos थीटा है। तो क्या लिखेंगे, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो यहां पर वही वाला रिलेशन निकल कर आ चुका है जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था। और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इंक्लाइंड सरफेस, यानी अगर कोई भी सरफेस इस तरीके से इंक्लाइंड होगी, उसमें से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, तो वहां पर उस सरफेस में से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमने फाइंड करना है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, phi b इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट अब हमें देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो phi b इज इक्वल टू बी ए cos थीटा है ये जस्ट फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, कर्व्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस के केस में फिर हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर ये लिखा है, इफ ए कर्व्ड सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ इस तरीके से अगर कर्व्ड सरफेस है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है तो उस केस में इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर हमें इस सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये जो हर स्मॉल पैच है ये क्या हो जाए, बिल्कुल फ्लैट सरफेस बन जाए। तो यहां पर हमने ये लिखा है, इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स ईच ऑफ व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी प्लेन, यानी उनमें से हर एक को प्लेन अज्यूम किया जाएगा। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कर्व्ड सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्लक्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल सरफेस एलिमेंट्स, यानी इन तमाम सरफेस एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि हमने इसको इतने छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि ये फ्लैट हो जाए। तो यहां पर दिस इज फ्लैट, दिस इज फ्लैट, इन सब में से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे और फिर इन तमाम के मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। जिनमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उन तमाम मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर हमें रिजल्टेंट इस कर्व्ड सरफेस में से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, तमाम के लिए जो निकालेंगे तो इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, phi b इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, यानी तमाम सरफेस एलिमेंट्स के लिए हम इस इक्वेशन को सेपरेटली यूज करेंगे और फिर उन तमाम सरफेस एलिमेंट्स के लिए जो फ्लक्स की वैल्यूज आएंगी उनको ऐड अप कर देंगे और वहां से हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दिस वाज जस्ट रफ वर्क, इसको अपने नोट्स में नोट नहीं करना। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। ये आपके प्रॉपर नोट्स हैं, इनको अपने नोट्स में नोट करना है। अब चलते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, phi b इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री बनेगा तो cos 0 1 हो जाता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, phi b इज इक्वल टू बी ए, थोड़ा रिलेशन जर्नल हो जाएगा, यानी कि यहां पर अगर हम इस तरीके से कर दें phi b इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री, तो इस केस में phi b क्या हो जाएगा, बी ए, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहां से हम मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स निकाल सकते हैं क्योंकि इट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, न्यूटन एम्पेयर पावर -1 मीटर पावर -1, यही हमने पढ़ा था। अब साथ में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एरिया है, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स मिल जाएंगे, न्यूटन एम्पेयर पावर -1 मीटर पावर -1 + 2, न्यूटन एम्पेयर पावर -1 m पावर -1 + 2 क्या हो जाएगा, m पावर 1। तो यहां पर सीधा सीधा मीटर लिख देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर एम्पेयर पावर -1। तो यही है यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर एम्पेयर पावर -1, और ये वेबर के इक्वल होता है। वेबर भी बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो 1 वेबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एम्पेयर पावर -1, ये बन जाएगा 1 वेबर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एम्पेयर पावर -1। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर भी है, कैपिटल W स्मॉल b, और अगर कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो W स्मॉल होगा, और ये किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर एम्पेयर पावर -1 के।
अब यहां पर बच्चों हमने ये जो रिलेशन पढ़ा है phi b इज इक्वल टू बी ए, इसमें से अगर हम b को एक साइड पर करें तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू phi b ओवर a, ये बन जाएगा। तो यहां से अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक नई डेफिनेशन निकाल सकते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और वहां पर हमने रिलेशन पढ़ा था F इज इक्वल टू बी आई एल, ये रिलेशन पढ़ा था और यहां से हमने B को फाइंड किया था F ओवर आई एल, तो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आई थी। लेकिन आज के लेक्चर में हमने जो रिलेशन पढ़ा है phi b इज इक्वल टू बी ए, यहां से भी अगर हम B को फाइंड करें तो वो phi b ओवर a बनता है। इट्स मीन कि यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक नई डेफिनेशन निकल कर आ रही है। अब ये जो B है ना, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफरेंट थिंग, phi b इज मैग्नेटिक फ्लक्स बट दिस B इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर फिर इस B के हमने 3 नेम्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन और आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि सरफेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे तभी तो यहां पर एंगल 0 डिग्री बनेगा और यहां पर हमने 0 डिग्री पुट करके phi b को BA निकाला था। तो इसका मतलब यहां से फिर डेफिनेशन निकल कर आ रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन B इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। देखो phi b ओवर a है, phi b इज मैग्नेटिक फ्लक्स, a इज एरिया। इस बटे को हम पर यूनिट भी पढ़ सकते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो एंगल थीटा क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है और वहां से cos 0 1 हो रहा है। सो B इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि B की ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B को हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू phi b ओवर a। नेक्स्ट अब हमें देखना है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो बच्चों लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके यूनिट्स पढ़े थे, क्योंकि दिस इज बेसिकली B और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे रहे हैं। तो इसका यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, टेस्ला। हमने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम टेस्ला में मेजर करते हैं और टेस्ला बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और ये किसके इक्वल आता था, न्यूटन एम्पियर पावर -1 मीटर पावर -1। ये हमने दोनों यूनिट्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेकिन इसके साथ अब एक और यूनिट निकल कर आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर, जिसको हम कैपिटल W स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यहां पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू वेबर मीटर पावर -2 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये वाला यूनिट भी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दीज 3 आर सेम थिंग्स और इनके यूनिट्स क्या क्या हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर पावर -1 मीटर पावर -1 और इसके साथ साथ टेस्ला। ये वाला यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। देखो ये वाला रिलेशन था F इज इक्वल टू BIL और यहां से हमने B फाइंड किया था, वो क्या आ रहा था, F ओवर IL। और यहां से हमने कहा था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। और यहां से अगर हम एम्पियर को ऊपर लेकर जाएं तो क्या बन जाएगा, न्यूटन एम्पियर पावर -1 मीटर पावर -1। यानी यहां से हमने एक यूनिट निकाला था। दिस वाज जस्ट रफ वर्क। ये आपके प्रॉपर नीट नोट्स हैं, यहां पर दीज आर नीट नोट्स, इनको आपने इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स में लिखना है। और ये वाला भी सारे का सारा रफ वर्क था, दिस वाज आल्सो रफ वर्क। और बाकी ये जो व्हाइट और येलो कलर में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आपके नीट नोट्स हैं। ये येलो कलर वाली हेडिंग होती है जो कि आपने नोट्स में मार्कर से लिखनी है, और इसके साथ साथ ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा आपने पेन से लिखना है, ब्लू पेन से। तो यहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी है, एक हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी, फिर हमने एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, इसका प्रॉपर रिलेशन देखा है, फिर स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं, फिर हमने देखा कि अगर हमने कर्व्ड सरफेस में से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आज एक नई डेफिनेशन पढ़ी है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन
और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये वाला लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी हमने हेडिंग्स लगाई है ना, ये वाली हेडिंग, इससे पहले हमने ये वाली हेडिंग लगाई थी, उससे पहले हमने ये वाली हेडिंग लगाई थी, उससे पहले हमने ये वाली हेडिंग्स, ये जितनी भी हेडिंग्स है ना, बेसिकली ये तमाम हेडिंग्स एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपने पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।